दोस्तों स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 20 मार्च 2020। आज की महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स जो डेली हमारा चलता है उसको हम देखेंगे। परीक्षाओं की बात करें तो बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 22 मार्च को होनी थी वो टल चुकी है। इसके मई में होने की संभावना है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई और अपना जो कार्यक्रम है उसी अनुसार तैयार कर लीजिए। मई में इसके होने की संभावना है, बहुत जल्द ये घोषणा होने वाली है। दूसरी बात है यूपी पीसीएस 2020 के कुछ पदों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसका नोटिफिकेशन अभी उस पर निर्णय नहीं हो पाया कितने अधियाचनों पर हमको निकालना है। तो अधियाचन तो इसमें लगभग 1500 के आसपास आए हुए हैं, जो हमने आपको बताया भी था एक वीडियो में। तो इसमें से 119 पद फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सेम जैसे एसडीएम 2018 में थे वही सेम 119 पद इस बार भी अधियाचन में आए हुए हैं। तो 119 पद में से अगर 119 ही जोड़ लेते हैं तो एक बार फिर से आपके एसडीएम के 119 पद देखने को मिल सकते हैं। देखना यह है कि क्या सभी पदों को जोड़ा जाएगा 2020 में या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा पद है आपका एनटी का नायब तहसीलदार का, 190 पद आए हुए हैं अधियाचन में अभी तक, तो ये जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा आपका वीडियो का पद जो है वो 350 पद है, ये अधियाचन में है, सबसे ज्यादा पद इसी के हैं। तो अब ये देखना है कि कितनों को नोटिफिकेशन में ऐड करते हैं। बाकी पदों के बारे में डिटेल अभी मुझे नहीं मिली है, मिलेगी। और स्पेशल जो पोस्ट आते हैं उनके बारे में भी जो डिटेल मिलेगी मैं आपको इस सुबह वाले वीडियो में चर्चा कर दूंगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के पहले जब उस पर निर्णय होगा कि कितने पदों पर आने वाला है वो भी मैं आपको जल्द बता दूंगा। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा इसका, इसलिए बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा। आप ये देखते रहिए बस सीरीज हमारी सुबह वाली। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की मैं बात करना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी अपना एग्जाम मई में लेगी पीईटी का, ठीक है। जो पीईटी घोषित हुई है, जो नया प्रोग्राम उसको ले आना है, पीईटी मई में होना संभावित है। बहुत जल्द उसके कार्यक्रम के बारे में घोषणा हो जाएगी। आप बहुत जल्द नोटिफिकेशन उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। पुराने रिजल्ट देगी, अभी कोई नया अधियाचन पर कोई भी पोस्ट, अधियाचन तो है, नई पोस्ट कोई अभी नहीं आई, क्योंकि अभी पीटी होगी, पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस का जो है उनका जो कार्यक्रम है विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तब तक ये पुरानी परीक्षाओं को निपटाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि मुख्य सचिव ने इनको आदेश दिया है। लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा यूपी ट्रिपल एससी को अब कार्य करना ही होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, तो ढेर सारे पद आएंगे। आप उसी अनुसार अपने आप को तैयार कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको यहाँ पर ही यूपी में रह के कोई जॉब मिल जाए, फिर आगे तैयारी आप ऊपर करते रहिएगा। आज है 20 मार्च, कल थी 19 मार्च। कल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 19 मार्च को रात 8 बजे कोरोना वायरस से संभावित खतरों के बारे में और समस्त देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अपना वक्तव्य जारी किया, जिसके कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे तो कोरोना वायरस जो तेजी से फैलता जा रहा है,
इसको थर्ड स्टेज पर पहुंचने से, जो खतरनाक स्टेज माना जा रहा है वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए, तो एहतियात बरतने के लिए, पहले ही बीमारी के खतरे को जानते हुए उससे बचने के लिए, और ये फैले न और ख़त्म किया जा सके इसके लिए प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि इसका पालन करें, समस्त द्वेष भुलाते हुए, क्योंकि देश हमारा है और देश के प्रधानमंत्री हमारे ही हैं। अब 20 मार्च की बात कर लेते हैं आज की। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो कि भारत की है और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो फ्रांस का है, इनके प्रयासों के फलस्वरूप मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। आपको मालूम होगा 2012 में दिल्ली सरकार ने जो गौरैया है इसको राज्य पक्षी घोषित किया। ये गौरैया दिवस जो मनाया जाता है ये 2010 से मनाया जाता है। गौरैया के बारे में विश्व की चेतना तब बहुत ज़्यादा जागृत हुई जब मोहम्मद दिलावर नामक एक व्यक्ति जो कि नासिक में रहते हैं, इनको गौरैया सहायता हेतु नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना के लिए टाइम्स के द्वारा हीरोज ऑफ द इन्वायरमेंट पुरस्कार दिया गया। इन व्यक्ति ने इतना प्रयास किया, आपको इनके बारे में जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत ही छोटे से शहर के थे या कस्बे के थे। इन्होंने गौरैया को विलुप्त होते हुए देखा कि इनकी संख्या अचानक जो है कम होती जा रही है। इससे चिंतित हुए इन्होंने अपना एक संगठन खोला जिसका नाम आप पढ़ रहे हैं, नेचर फॉरएवर सोसाइटी। और इसके बाद एक पूरे जो है देश भर में घूम घूम के लोगों को जागरूक किया इन्होंने। उसके विजुअल्स इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने दिखाया, यूट्यूब पे अपलोड किया, तमाम इन्होंने प्रयास किया गौरैया। तब जाकर के यह जो विषय है वो विश्व के लेवल पे विश्व के पटल पर चिंता का एक प्रमुख विषय के रूप में उभरा। और न सिर्फ गौरैया, इस दिन अन्य पक्षियों के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती है। जो शहरी प्रदूषण है और खेतों में जो कीटनाशक वगैरह का उपयोग होता है, उसने गौरैया और अन्य महत्वपूर्ण पक्षियों की प्रजातियों पर बहुत ही बुरा असर डाला है। गौरैया को दोस्तों किसान मित्र भी कहा जाता है। अक्सर ये एग्जाम्स में आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, किसान मित्र गौरैया को कहा जाता है। अगला दोस्तों एक और जो आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। 2013 से इसको मनाया जाता है। यूएनओ की बात करें तो मैनहट्टन द्वीप में जो न्यूयॉर्क है शहर है यूएसए का, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। यहां इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। जो मित्र राष्ट्र थे, जो जिनको विजय प्राप्त हुई थी, उन्होंने मिलकर किया था। 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो प्रमुख अंग हैं इसमें कार्य करते हैं। एक छठा अंग भी था, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, जो अभी विलंबित कर दिया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि विघटन नहीं हुआ है उसका, जरूरत पड़ने पर भविष्य में फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। सिर्फ उसके कार्यों को निलंबित कर दिया गया है। कब निलंबित किया गया? 1994 में। तो 6 प्रमुख अंग है, जिनमें से जो छठा अंग है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, उसको अभी बंद कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है जिसमें 15 सदस्य रहते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं जो हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। इनमें से जो 5 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, यही संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद के भी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद में भी 5 सदस्यों का प्रावधान है और 5 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही होते हैं। अगला चेन तोड़ो अभियान। देखिए, कोरोना वायरस संबंधित विभिन्न राज्य कोई आपातकाल घोषित कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल कहीं घोषित हो रहा है, विश्व में वैश्विक आपातकाल घोषित तो हो ही गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसी तरह विभिन्न राज्य अलग अलग कुछ न कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कोरोना वायरस के चलते। तो इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में केरल सरकार ने चेन तोड़ो अभियान स्टार्ट किया है।
इसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हाथ धोने का अभियान शुरू किया है। चेन तोड़ो अभियान नाम दिया गया है। केरल सरकार ने इसको आरंभ किया है। अच्छा, कोविड से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। कोरोना वायरस का प्रसार चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 दिया है। तो किसने दिया? WHO ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए $10 मिलियन आपातकालीन निधि जारी की। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में भारत के पुणे शहर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को अलग किया है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा राज्य बना था। ओडिशा के प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव चैत्र यात्रा को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है। चैत्र यात्रा जो कि वार्षिक उत्सव है ओडिशा का। सार्क देशों के में भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए $10 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है सार्क देशों में। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। हाल ही में WEF ने WHO के साथ मिलकर कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ADB ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को $200 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। ADB ने ही नोवेल कोरोना वायरस, जिसको कोरोना वायरस जो वर्तमान फैला हुआ है, इससे निपटने के लिए अपने सदस्य देशों को $4 मिलियन देने की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों को $12 मिलियन सहायता राशि देने का प्रस्ताव किया। पहले 10 मिलियन था, बाद में $2 बिलियन बढ़ा दी। अंकटाट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 15% की गिरावट आ सकती है। महत्वपूर्ण है, अमेरिका के व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल के सीमा वर्मा को प्रमुख सलाहकार बनाया गया है। महत्वपूर्ण है, हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बना। तो ये कोरोना वायरस की वर्तमान में स्थितियां हैं। हम संख्या आपको नहीं बता रहे हैं ना, तो मृत्यु की संख्या, क्योंकि ये बदलती जा रही है। जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं वैसे वैसे संख्या बदलती जा रही है। अब ये कुछ समय बाद जब कोरोना का कहर खत्म होगा तभी असल में संख्या आपको याद रखनी है, नहीं तो रोज आप संख्या थोड़ी गिने कि आज इतने हो गए, कल बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, बस जानते रहना है कि प्रगति किस तरह से हो रही है इसमें, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करिए जल्द से जल्द यह बीमारी हटे। अगला है, असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको अफस्पा भी आप सुनते होंगे, AFSPA अफस्पा, इसके तहत क्या, अफस्पा के तहत क्या किया जाता है? सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दे दिया जाता है। बिना वारंट गिरफ्तार, कोई संदिग्ध है उससे पूछताछ करने का, उसकी तलाशी लेने का, बिना वारंट किसी के घर में घुस करके संदिग्ध अगर चीजें हैं तो उसको नष्ट करने का, किसी का घर नष्ट करने का, अगर यह आशंका है कि इसने कोई ऐसी वस्तु छिपाई है जिससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है या कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाला हो। तो अशांत क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो यह अधिनियम कब पारित हुआ? सितंबर आपके 1958 में, ठीक है, 1958 में पारित हुआ। इसके तहत राज्यपाल, जो राज्यों का राज्यपाल होता है, किसी क्षेत्र में अध्यादेश जारी करता है उसको अशांत घोषित करने के लिए। गजट में उसके लिए उसको शक्ति मिली हुई है अफस्पा कानून के तहत कि गजट में वो अध्यादेश जारी कर सकता है गजट के माध्यम से। उसी पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार उस क्षेत्र में सेनाओं को भेजती है और विशेष उनको अधिकार देती है। इसको शुरुआत में उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि के अशांत इलाके आते हैं, उनके लिए यह शुरुआत में लागू किया गया। बाद में धीरे धीरे कहीं हटाया गया, फिर लागू किया गया। त्रिपुरा में भी कुछ समय के लिए लागू हुआ, 2015 में हटाया गया। 1990 में ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार अधिनियम 1990 पारित हुआ, जिसके तहत लद्दाख को छोड़ करके पूरे जम्मू कश्मीर में अफस्पा को लागू किया गया।
तो अभी हाल ही में असम सरकार ने, असम में तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी है, तो केंद्र और राज्य में तो समान सरकार है, तो राज्यपाल संबंधी विवाद भी यहाँ नहीं होना है। असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अफस्पा 1958 राज्य को 6 माह हेतु अशांत क्षेत्र घोषित किया। पूरे राज्य को, देखिए राज्यपाल किसी राज्य को या फिर राज्य के किसी विशेष क्षेत्र को घोषित कर सकता है, तो यहाँ पर पूरे राज्य को घोषित किया है। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी है? 24 सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है लोकसभा ने। तो 20 सप्ताह है अभी, तो 24 सप्ताह करने के लिए जो अनुमति देने वाला विधेयक को पारित कर दिया है। लोकसभा की बात करें तो आपको पता है संसद का एक अंग है। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के बारे में प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है। PALV लिबर्टी, PALV बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, डच कंपनी है कार बनाने वाली। इसमें जो है इसका पूरा नाम जो कार का है, नई कार जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, PALV जो कंपनी का नाम है और लिबर्टी जो कार का नाम है। ये दुनिया की पहली वाणिज्यिक उड़ान कार है और इसको डच कंपनी PALV ने बनाया है। महत्वपूर्ण है, ऐसे सवाल PCS में पूछ लेता है। कोरोना वायरस के कारण फ्रेंच ओपन स्थगित हो गया। फ्रेंच ओपन एक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उनमें से एक आता है। जो अन्य 3 ग्रैंड स्लैम हैं वो कौन कौन है? एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा फ्रेंच ओपन है, तीसरा आपका फ्रांसीसी ओपन है और तीसरा आपका US ओपन है और चौथा विंबलडन ओपन है। ये अक्सर ये वर्ष में इनका निश्चित समय होता है कब ये होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है जो सबसे पहले वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जनवरी में होता है, जनवरी के मध्य में ये होता है। इस बार जो हुआ, जो संपन्न हुआ उसमें नोवाक जोकोविच पुरुष श्रेणी में जो कि सर्बिया के हैं उन्होंने डोमिनिक थिएम को हरा करके जीता और महिला वर्ग में सोफिया केनिन जो कि USA की हैं इन्होंने गार्बिने मुरुगुजा को हरा कर जीता था। ये जनवरी वाला अर्थात हाल ही का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद देखिए समय याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, जो इसके बारे में अभी बात हो रही है कि फ्रेंच ओपन स्थगित हो गया है। तो स्थगित होकर ये अब सितंबर में जा रहा है, सितंबर में अब इसका आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा होगा कि फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन के बाद हो रहा है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जब तक ये परीक्षा वर्ष भर देंगे, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से आपका नाता है, परीक्षा में पूछता है। तो फ्रेंच ओपन इस बार विंबलडन के बाद होगा। तो चारों का क्रम याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया जनवरी में, फ्रेंच ये मई जून में होता है अक्सर, उसके बाद विंबलडन होता है जुलाई में, फिर उसके बाद होता है US ओपन, ये होता है सितंबर में। लेकिन इस बार क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच ओपन मई जून के स्थान पे सितंबर चला गया है, विंबलडन जुलाई में होगा। तो उसकी संभवतः जब तब तक कोरोना का कहर शांत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इस बार तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन चला जाएगा। फिर है 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट 5 से 9 जुलाई 2020 सिंगापुर में आयोजित होगा। महत्वपूर्ण सम्मेलन है ये। इसकी थीम होगी लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज। देखिए वर्ल्ड सिटीज समिट एक संस्था है, इसका मुख्यालय दुबई में है, UAE में। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। ये वार्षिक सम्मेलन है देशों का, कंट्रीज का। वहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्लानिंग चलती है, जो सफल योजनाएं होती हैं, उनके बारे में ज्ञान को साझा किया जाता है इस मंच के द्वारा। तो 7वां नंबर का होगा सिंगापुर में। देखिए ये है सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है विश्व का, आर्थिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसके आप उत्तर में देख सकते हैं कुआलालंपुर महत्वपूर्ण शहर है जो कि मलेशिया की राजधानी है। और इससे लगा हुआ देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इसके
पश्चिम और दक्षिण में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात है कि रिया आर्कीपेलागो इसके ठीक पूर्व में स्थित है और रिया आइसलैंड भी इसके पूर्व में आता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। साथ ही कंट्रीज का क्रम उत्तर से दक्षिण, शहरों का क्रम उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो कुआलालंपुर उत्तर में, फिर सिंगापुर दक्षिण में, और आप देखेंगे जकार्ता इसके बाद आएगा, जकार्ता और फिर बांडुंग, ये चारों आया था एक बार उत्तर से दक्षिण सजाने में। तो आप इस तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हमको पता चल सके और हम इसमें और भी इनोवेटिव चीज़ें जोड़ सकें। अभी तो ये शुरुआत किए हैं, तो इसी क्रम में हम लगातार प्रयास रहेगा कि इसमें और ज़्यादा आपको ज्ञानवर्धन हो सके, आपको और ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूं। आप हमको व्हाट्सअप नंबर जो हम आपको देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से भी हमको बता सकते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ हम कर सकते हैं ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।